जल जंगल जमीन का सेवक इस धरती का मैं वासी हूँ। जल जंगल जमीन का सेवक इस धरती का मैं वासी हूँ। सरकारी कागजों पर लिखा वनवासी नहीं, मैं इस देश का मूलवासी, मैं इस देश का मूलवासी। नदियों की धाराओं संग बहकर जंगल को मैंने सींचा है। नदियों की धाराओं संग बहकर जंगल को मैंने सींचा है। धरा की माटी मस्तक पर रख माँ के चरणों सा पूजा है। सत्ता में मदहोश परिंदे विकास की माला लाए हैं। सत्ता के मदहोश परिंदे विकास की माला लाए हैं और फरेब का चोला पहन ओढ़कर खदान खोजने आए। लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे, पर विकास की आड़ में वो आपके अनुसूचित क्षेत्रों में खदान खोजने आ रहे हैं। असभ्य अशिक्षित अधनंगा कहते हैं, असभ्य अशिक्षित अधनंगा कहते उन्हें न जाने कितने हिस्सों में बांटा है, पर बिना भेद के कोख में अपनी प्रकृति ने मुझे पाला है। डाल डाल और पात पात जड़ से काटा जा रहा है। शोषण करने वाला इसे विकास की राह बता रहा है। ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना ही नक्सलवादी हूँ। ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना ही नक्सलवादी हूँ। सत्ता के षड्यंत्र में मैं एक बेगुनाह अपराधी हूँ, मैं एक बेगुनाह अपराधी हूँ। जल जंगल जमीन का सेवक धरती का मैं वासी हूँ। सरकारी कागजों पर लिखा वनवासी नहीं, मैं इस देश का मूलवासी हूँ, मैं इस देश का मूलवासी। आप सभी माता पितृशक्तियों को पुनः मेरा सादर सेवा जोहार है। और मेरे वक्तव्य के दौरान यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना। जय सेवा, जय जोहार, जय पढ़ते। बना के रहेंगे गुणमाना, चला के रहेंगे गुणमाना गणतंत्र रोटी। आज इस दिवस पर बहुत सारे वक्ताओं ने अपने विचार रखे और ये वही विचार हैं जो विचार दादा ने हम सभी के अंदर, जन जन के अंदर उन विचारों को पहुंचाया और उन विचारों पर कार्य करने के लिए प्रेरणा दी। मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं एक बहुत अच्छी वक्ता नहीं हूँ, परंतु मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मातृशक्ति बैठी है, पितृशक्ति बैठे हैं, युवा शक्ति बैठे हैं, उन सब तक मैं अपनी बातों को, अपने विचारों को रख पाऊँ और उम्मीद करूँगी कि किसी भी प्रकार की यदि त्रुटि होती है तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन जो दादा ने इस समाज की दशा और दिशा को देखकर जो निर्णय लिया, इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन से एक बदलाव लाया जा सकता है। दादा मरकाम जी से पहले किसी भी ऐसे व्यक्ति ने ये विचार नहीं किया कि आज हमारे मातृशक्तियों की समाज में और देश में क्या परिस्थिति है। दादाजी जब जन जन तक गए, गांव गांव तक गए, तब उन्होंने कहा कि आज हमारी बहू बेटियां भी सड़कों पर क्यों दिखाई देती है। इससे पूर्व हम लोगों ने इस पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया। कभी इस जो इन समस्याओं को हमारे मंत्री, सांसद और नेताओं ने कभी इस पटल पर नहीं रखा जिस पटल पर हमने, या फिर जिस सत्ता की कुर्सी तक हमने उनको पहुंचाया। और एक दादा मरकाम जी एक ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे जिन्होंने इस समस्या पर विचार किया, क्योंकि दादा मरकाम जी चाहते थे कि पितृशक्तियों के साथ साथ मातृशक्तियां भी आगे बढ़े और इस गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन में उनकी एक निर्णायक भूमिका हो। और गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन ही एक ऐसा आंदोलन है जिसने मातृशक्तियों को वो सम्मान दिया जिस सम्मान के वो लायक है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई मंच है जिसने मातृशक्तियों को इतना सम्मान दिया है। साथ ही गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की शुरुआत निश्चित रूप से कहना चाहिए कि दादा मरकाम जी ने एक ऐसा अपनी तरह ऐसे हीरे पैदा किए हैं। आप देश में जितने भी आंदोलन चल रहे हैं या जितने भी आदिवासियों के उत्थान के लिए जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की ओर आप एक बार ध्यान जरूर आकर्षित करिएगा। चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे आदिवासियों के हितों में कितने भी उत्थान कार्यक्रम चलाए गए हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कितने आंदोलन हैं जिन्होंने आदिवासी ऐसे नेतृत्व जो करता है उनको पैदा किया हो, लेकिन गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन ने आज गली गली में ऐसे विचारकों को पैदा किया है। दादा मरकाम जी के आशीर्वाद से, उनके विचारों से ऐसे विचारक पैदा हुए हैं जो समाज के लिए मरना जानते हैं, मिटना जानते हैं और ऐसे
गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाकर उस कार्यक्रम को सफल बनाना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के मंच के अलावा ऐसा कोई कार्यक्रम है जिसने आदिवासियों में जो लीडर्स हैं उनको पैदा किया हो। तो मैं चाहती हूँ कि दादा मरकाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम दादाजी के विचारों में चलकर 1 to 10 फॉर्मूला को सफल बना सकें। दादा मरकाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम जीरो बजट जो प्राकृतिक खेती है उस पर काम करें। दादा मरकाम जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम एक मुट्ठी चावल से जो क्या है दादा हीरा सिंह मरकाम जी गोंडवाना का जो गोंडवाना बैंक और गोंडवाना अनाज बचत बैंक की जो शुरुआत उन्होंने की थी, तो इन सब कार्यक्रम को यदि हम सफल बना सकते हैं तभी दादाजी को ये जो है श्रद्धांजलि वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दादा कहते थे कि एक विचार, एक सोच और एक लक्ष्य निर्धारित कार्यक्रम पे यदि हम काम करते हैं तो सफलता निश्चित है। तो निश्चित रूप से हमारे पास विचार है। दादा ने जितने भी विचार दिए हैं, दादा ने जितने भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है वो सारी चीजें हमारे पास हैं, परंतु कहीं ना कहीं एक कमी जो हमारे तरफ से रह गई है वो ये है कि उन रूपरेखा और उस कार्यक्रम पे जिस तरीके से हम लोगों को काम करना चाहिए वो काम शायद हम लोग नहीं कर पाए। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं हम सत्ता की जो कुर्सी है वहां तक पहुंचने के लिए कमजोर पड़ जाते हैं। अभी कुलदीप भैया बता रहे थे कि ऋतु पंद्राम जो है राष्ट्रपति से सम्मानित हुई हैं, तो इस बात को मैंने कई जगह करेक्ट किया हुआ है कि राष्ट्रपति जी से सम्मान तो मुझे नहीं मिला है, परंतु निश्चित रूप से दादा मरकाम जी के आशीर्वाद से मैं कई ऐसे संस्थाओं में सम्मानित हुई हूँ, जैसे कि MIT पुणे जैसे जो संस्था है वहाँ से मुझे उच्च शिक्षित युवा सरपंच के लिए सम्मानित किया गया और छत्तीसगढ़ के सबसे कम उम्र की सरपंच के लिए मैं सम्मानित हुई थी। और मुझे लगता है कि ये दादाजी के आंदोलन का ही असर है और उनका ही आशीर्वाद है कि मैं आप सबके समक्ष 2 शब्द बोलने के काबिल हुई हूँ। और जब मैं सरपंच थी 2015 से 19 तक जो पंचवर्षीय था उस दौरान, तो छत्तीसगढ़ शासन से मुझे किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं मिला, परंतु छत्तीसगढ़ के बाहर कई ऐसे राज्यों में मुझे सम्मानित किया गया। दिल्ली में सम्मानित किया गया, नासिक में सम्मानित किया गया और पुणे की एक संस्था में सम्मानित किया, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में सम्मानित किया गया। परंतु मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में जो लोग सत्ता पर थे उन्होंने ऋतु पंद्राम जैसे एक जमीनी स्तर पर सरपंच के पद पर रहने वाले एक मातृशक्ति पर इसलिए ध्यान नहीं दिया क्योंकि मुझे लगता है कि वो जानते थे कि ऋतु पंद्राम को मंच तक लाकर 2 शब्द बोलने की जो काबिलियत जो दी गई है वो दादा हीरा सिंह मरकाम जी के द्वारा दी गई है। और यदि ऐसे व्यक्ति को हम अगर सामने लेकर आते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में वो किसी खतरे का रूप ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये डर कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के उन लोगों के मन में था जो सत्ता पर बैठे थे। और यही कारण है कि आज भी न तो प्रिंट मीडिया और ना ही इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे किसी कार्यक्रम को या हमारे किसी भी जन सैलाब को अपने प्रिंट मीडिया में, अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्थान नहीं देता। निश्चित रूप से यदि ऐसा होता तो आज सत्ता की कुर्सी पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आज कब्जा होता। परंतु मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे युवा साथी है यहाँ पर हमारे बहुत ही अच्छे वक्ता के रूप में जिन्हें हम जानते हैं और युवाओं के जो प्रेरणा है सम्मानित अनिल सिंह धुर्वे जी, उन्होंने अपने भाषण से, अपने वक्तव्यों से आप लोगों के बीच में निश्चित रूप से एक वैचारिक क्रांति यहाँ पर भरी है। और जो भी हमारे युवा मोर्चा के जो हमारे साथी हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष सम्मानी हेमलाल मरकाम जी आज के इस कार्यक्रम में शायद वो उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो ये जो हमारे युवा विचारक हैं इनसे हम प्रेरणा लेते हैं। हमारे जो वरिष्ठ जन हैं यहाँ पर उनसे हम प्रेरणा लेते हैं कि निश्चित रूप से इस समाज में और अच्छे परिवर्तन लाने के लिए, बदलाव लाने के लिए हम उनसे मार्गदर्शन ले सकें। इसी दौरान मैं बताना चाहूँगी कि हमारे दादा अभी जो बैठे थे मरावी दादा, उन्होंने पंचायत के बारे में बहुत सारी बातें बताई कि
किस तरीके से शासन के द्वारा कितना बजट दिया जा रहा है या फिर उसका फायदा आप लोगों को कहाँ तक हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर हम सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हमें उस पंचायत के स्तर पर काम करना होगा। और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मैं अपना अनुभव इसी उसमें साझा करना चाहूँगी कि जिस क्षेत्र में मैंने थोड़ा बहुत काम किया है, क्योंकि जब भी मैं किसी कार्यक्रम में जाती थी या छत्तीसगढ़ से बाहर किसी संस्था में जाती थी, मैं दादाजी को उस बारे में जरूर जानकारी देती थी। तो एक बार मुझे MIT पुणे बुलाया गया भारतीय छात्र संसद में। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय नंद किशोर राज जी और हमारे कुछ अन्य साथी भी गए हुए थे। तो मैंने कहा कि दादाजी उस कार्यक्रम में मुझे ऐसा क्या कहना चाहिए, क्योंकि मेरा जो है उस दौरान कहना चाहिए तो बहुत ही शुरुआती दौर था और ऐसे मंच पे खड़े रहकर अपने विचारों को रखने में एक झिझक होती थी। झिझक आज भी होती है क्योंकि हमारे बीच ऐसे विचारक हैं, ऐसे वरिष्ठ जन हैं जिनके बहुत ही अच्छे जो विचारों को, अपने वक्तव्यों को हम सबके बीच रखते हैं, तो निश्चित रूप से एक घबराहट होती है कि कहीं त्रुटि न हो जाए। तो मैंने दादाजी से कहा कि ऐसा क्या मुझे उस कार्यक्रम में कहना चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि किस बात का कार्यक्रम है। मैंने कहा कि भारतीय छात्र संसद है, वहाँ पे ज़्यादा संख्या युवाओं की होगी। दादाजी ने कहा कि आपको ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, देश को शिक्षित, ईमानदार और चरित्रवान लोगों की जरूरत है। यदि देश में शिक्षित और ईमानदार चरित्रवान व्यक्ति सत्ता पर बैठता है तो हम ऐसे व्यक्ति पर संकट के समय भरोसा कर सकते हैं और वही व्यक्ति समाज और देश की सेवा करेगा। तो निश्चित रूप से गुरुनानक समग्र विकास क्रांति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो शिक्षित और ईमानदार और चरित्रवान लोगों को जन्म देने का आंदोलन है। और निश्चित रूप से यदि हमारा ये आंदोलन सफल रहता है तो दादा जैसे कहते थे कि गुरुकुल जो संस्था हमारी होगी, हम उस संस्था में ऐसी शिक्षा देंगे जहाँ से भ्रष्टाचारी पैदा ही नहीं होंगे। तो निश्चित रूप से हमें बहुत सारे क्षेत्रों में काम करना है, उसके साथ साथ ही मातृशक्तियों को भी अपने साथ लेकर चलना है। कहीं ना कहीं एक झिझक होती है, मातृशक्तियाँ घर से निकलने से घबराती है, मातृशक्तियाँ मंच पर आने से घबराती है, मातृशक्तियाँ माइक में कुछ कहने से घबराती है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो मातृशक्तियाँ हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि ये घबराहट हम लोगों के अंदर भी थी, परंतु ये मंच आपका है, ये आंदोलन आपका है, यहाँ पर बैठे प्रत्येक लोग आपके हैं। तो मुझे लगता है अपनों के बीच बैठकर हमें संवाद करने की जरूरत है, ना कि घबराने की जरूरत है, और संवाद से ही समाधान निकलेगा। तो निश्चित रूप से मातृशक्तियों को आगे आना चाहिए, क्योंकि ये जो कमान है, क्योंकि प्रकृति की जो संरचना है या कहना चाहिए जन्म का जो संचार होता है बिना मातृशक्तियों के संभव ही नहीं। तो निश्चित रूप से गुरुनानक समग्र विकास क्रांति आंदोलन को अगर हम मातृशक्ति के बिना देखेंगे तो निश्चित रूप से आंदोलन जो हमारा अधूरा रहेगा। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी मातृशक्तियाँ हैं वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन का हिस्सा बने और इस आंदोलन को सफल बनाने में, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे शैक्षणिक क्षेत्र में हो, अपनी भागीदारी दे। मैं गौरेला पेंड्रा मरवाही में बताना चाहूँगी कि एक दादा के सपनों को साकार करते हुए एक कृषि विद्यालय की शुरुआत जो है कि नींव वहाँ पर रखी गई है हमारे वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन में और उनकी देखरेख में। तो वो कार्य हमारा भी संचालित हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि ये जो दादाजी के जो विचार हैं, दादाजी के जो कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, उसको हम जमीनी स्तर पर यदि लागू करते हैं और ऐसी नींव हम मजबूत करते हैं तो निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश हो, गुरुनानक गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने से वहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। दादा जब एक बार घर आए थे तो मेरे पिताजी सम्माननीय उदय सिंह पंदराम जी और मेरी माँ तिरुमाई प्रीतम पंदराम जी पत्रकारिता करते थे उस समय, काफ़ी वर्षों पुरानी बात है। कुछ दिन पहले ही मैंने उनका एक लेख देखा जिसमें लिखा हुआ था कि अद्भुत व्यक्तित्व के धनी दादा हीरा सिंह मरकाम जी। तो वो अपना लेख लिखकर वो भेजा करते थे। तो जब इस लेख के बारे में दादा को उन्होंने बताया कि दादा मैंने ये लेख लिखा है, तो दादाजी ने कहा कि तुमने तो मुझे ऐसे ही अद्भुत बना दिया। तो क्योंकि आप और हम
निश्चित रूप से दादा एक बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं, तो मुझे लगता था कि ये उपाधि आप मुझे व्यर्थ ही दे रहे हैं, पर आप और हम सब जानते हैं कि दादा एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे और दादा जैसे एक महान व्यक्ति का पुनः इस धरती पर आना बहुत ही कठिन है और उनके जैसे विचारक और विचारवान, मुझे लगता है दादा एक संस्था थे। जैसे एक संस्था में होता है कि एक लाइब्रेरी होती है जिसमें बहुत से किताब होते हैं, उसमें बहुत सारी बातें होती है, ज्ञान लगभग, तो दादा भी एक संस्था की तरह है। दादा को आप एक तीर्थ मान सकते हैं, अगर आप आस्था रखते हैं बिन शक्ति होती तो आप दादा को तीर्थ मान सकते हैं, दादा को एक संस्था मान सकते हैं, दादा को आप एक पुस्तकालय मान सकते हैं। तो ऐसे प्रतिभावान और ऐसे महान व्यक्ति का जन्म जो इस समाज में हुआ, तो निश्चित रूप से ये समाज उनका ऋणी है, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष करके इस समाज को जगाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि जो हमारे युवा साथी हैं, निश्चित रूप से कभी ऐसा होता है कि असफलता जब मिलती है तो एक ठहराव आ जाता है। मेरे साथ भी ऐसा होता है, परंतु मैं दादा के उन विचारों को याद करती हूँ। कुलदीप भैया ने भी बताया कि मैं प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती थी, परंतु दादाजी ने कहा कि बेटा एक बात बताओ कि एक अमीर व्यक्ति क्या चाहता है, मतलब एक अमीर बाप क्या चाहता है और एक गरीब बाप क्या चाहता है। मैंने कहा दोनों चाहते हैं कि उनका बच्चा पढ़े लिखे और अच्छी नौकरी करे। दादा ने कहा गलत, ये बहुत गलत बात है। मैंने कहा दादाजी कैसे गलत बात हो गई है? उन्होंने कहा कि एक गरीब बाप जरूर चाहता है कि उसका बेटा पढ़े लिखे नौकरी करे, पर एक अमीर बाप चाहता है कि उसका बेटा पढ़े लिखे नौकरी करे पर इस देश को चलाने की काबिलियत हो। और हमारे समाज ने वही अपने बच्चों को नहीं सिखाया कि तुम इतने काबिल हो कि इस देश पे अपना राज चला सकते। तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों के मन में डालिए कि आपको सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहना, आपको व्यापार भी करना है, आपको व्यवसाय भी करना है, आपको उस कुर्सी तक पहुंचना है जहां से इस देश को चलाने का काम होता है। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगी कि यदि ऐसे विचार हम अपने बच्चों में बचपन से भरें तो या फिर एक रोजगारवान समाज बनाने की दिशा में काम करें, तो आने वाले समय में हमारा जो समाज है निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे जगह पर हम लोग देख सकेंगे। और ये जो जन सैलाब है, जो दादा ने ये जन सैलाब जो तैयार किया है, जो गोंडवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन को, जैसे हमारे सम्माननीय मरकाम मामा जी ने कहा कि विद्यार्थी जीवन से लेकर अभी तक मैं दादा के साथ संघर्ष करता आया हूँ और आखिरी समय तक मैं संघर्ष करता रहा। तो वो विचार आपको, हम सबको अपने मन में अपने अंतरात्मा में वो विचार डालना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये लड़ाई सिर्फ आज अपने लिए नहीं लड़नी, ये लड़ाई लड़नी है आपको आने वाली पीढ़ी के लिए। और यदि हम आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई नहीं लड़ सके तो आप अनुमान लगाइए कि आज अगर हम इस परिस्थिति में हैं तो आने वाले समय में हमारी आने वाली पीढ़ी किन परिस्थितियों का सामना करेगी। कहीं ना कहीं हमारे समाज की यही कमी है कि हम उन समस्याओं पर विचार नहीं करता है। हमने जाना ही नहीं कि आने वाले समय में क्या मुसीबतें हमारे सामने आएंगी। तो आज ये लड़ाई सिर्फ आपको अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी लड़ना है। मैं अपनी बात को संक्षिप्त में रखते हुए मैं यही कहना चाहूँगी कि दादा ने हमेशा प्रकृति को हमेशा ऊपर रखा। दादाजी कहते थे कि बेटा आप कितना भी पैसा कमा लो लेकिन आप बिना अनाज के जीवित नहीं रह सकते। ये रह सकते हैं आप लोग बिना अनाज के जीवित। और दादाजी ने जितनी सारी बातें बताई कहीं ना कहीं वो हम लोगों को देखने को मिले। दादाजी बहुत पहले से कहते आए कि आप बिना अनाज के जीवित नहीं रह सकते और कोरोना काल में साबित हो गया कि व्यक्ति बिना अनाज के जीवित नहीं रह सकता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं साथियों जो मैं इस मंच के माध्यम से रखना चाहती हूँ, परंतु समय का अभाव है। हमारे बीच ऐसे बहुत से वक्ता और विचारक हैं जो अपनी बातों को रखेंगे, परंतु इसी दरमियान मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं। मैं चाहूँगी कि मैं उन पंक्तियों को आप सबके समक्ष साझा करूँ, क्योंकि हमारी लड़ाई अस्तित्व और अस्मिता के अलावा जल, जंगल और जमीन की भी लड़ाई है। तो इस जल, जंगल और जमीन की लड़ाई में कभी हम लोगों को नक्सलाइट कह दिया जाता है, कभी हम लोगों को आतंकवादी कह दिया जाता है, क्योंकि गोंडवाना आंदोलन किसी व्यक्ति या किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है।
ये लड़ाई है शोषित वर्गों के द्वारा शोषक वर्गों के खिलाफ। वो वर्ग जिन्होंने शोषण सहा है वो वर्ग आज लड़ रहा है उन शोषण करने वालों के खिलाफ। तो इस लड़ाई को एक जातिवाद का नाम दे दिया गया और इस जातिवाद का धब्बा आपको हम सबको मिटाना पड़ेगा और इस आंदोलन को कहीं ना कहीं सफल बनाने के लिए एक षड्यंत्र है। तो हमारी जो लड़ाई है जल जंगल जमीन अस्तित्व और अस्मिता की लड़ाई, इस पर मेरी कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। जल जंगल जमीन का सेवक इस धरती का मैं वासी हूँ। जल जंगल जमीन का सेवक इस धरती का मैं वासी हूँ। सरकारी कागजों पर लिखा वनवासी नहीं, मैं इस देश का मूलवासी, मैं इस देश का मूलवासी। नदियों की धाराओं संग बहकर जंगल को मैंने सींचा है। नदियों की धाराओं संग बहकर जंगल को मैंने सींचा है। धरा की माटी मस्तक पर रख माँ के चरणों सा पूजा है। सत्ता में मदहोश परिंदे विकास की माला लाए हैं। सत्ता के मदहोश परिंदे विकास की माला लाए हैं और फरेब का चोला पहन ओढ़कर खदान खोजने आए। लोग कहते हैं कि हम विकास करेंगे पर विकास की आड़ में वो आपके अनुसूचित क्षेत्रों में खदान खोजने आ रहे हैं। असभ्य अशिक्षित अधनंगा कहते उन्हें, असभ्य अशिक्षित अधनंगा कहते उन्हें। न जाने कितने हिस्सों में बांटा है पर बिना भेद के कोख में अपनी प्रकृति ने मुझे पाला है। डाल डाल और पात पात जड़ से काटा जा रहा है। शोषण करने वाला इसे विकास की राह बता रहा है। ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना ही नक्सलवादी हूँ। ना मैं हिंसक ना असभ्य में, ना ही नक्सलवादी हूँ। सत्ता के षड्यंत्र में मैं एक बेगुनाह अपराधी हूँ, मैं एक बेगुनाह अपराधी हूँ। जल जंगल जमीन का सेवक इस धरती का मैं वासी हूँ। सरकारी कागजों पर लिखा वनवासी नहीं, मैं इस देश का मूलवासी हूँ, मैं इस देश का मूलवासी। आप सभी माता पितृशक्तियों को पुनः मेरा सादर सेवा जोहार है और मेरे वक्तव्य के दौरान यदि कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थना। जय सेवा, जय जोहार, जय पढ़। बना के रहेंगे गुणमाना, चला के रहेंगे गुणमाना गणतंत्र।